हेलो स्टूडेंट, मैं एस यादव आपका एक कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और आज हम पढ़ने वाले हैं उसका अध्याय नंबर 6। तो बच्चों, आपको याद होगा अध्याय नंबर 5 में हमने पढ़ी थी प्राथमिक क्रियाएं या प्राथमिक गतिविधियां जो मानव द्वारा की जाती हैं। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अध्याय 6 के अंदर द्वितीय क्रियाएं। तो तैयार हो जाइए बच्चों पढ़ने के लिए। आज हमारा अध्याय 6 और उसमें कौन सी क्रियाओं का अध्ययन करेंगे? द्वितीय क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। और द्वितीय क्रियाओं में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उसका नाम क्या है? निर्माण उद्योग। तो इस तरह से देखिए बच्चों, आज का जो हमारा अध्याय है जो प्राथमिक क्रियाओं को पढ़ने के बाद ही शुरू होता है। बच्चों, आपको याद भी होगा हमने अनेक प्रकार की क्रियाओं में विभाजित किया था। कौन कौन सी गतिविधियां थी या कौन कौन सी क्रियाएं थी? प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं और चतुर्थ क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाओं में हमने पूर्व अध्याय में बच्चों क्या क्या पढ़ा था? आखेट करना। दूसरा क्या पढ़ा था हमने? यदि वहां पर देखें, भोजन संग्रह। और तीसरा कृषि। और चौथा हमने प्राथमिक क्रियाओं में पढ़ा था बच्चों खनन। तो इस तरह से देखिए हम पूरा अध्याय में ये चीजें पढ़ चुके हैं। बच्चों, एक बात याद रखना कि हमारी जो प्राथमिक क्रियाएं हैं वो प्रकृति अर्थात हम कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती है। अर्थात उनका सीधा संबंध किससे होता है? प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं पर या प्रकृति से प्राप्त देखिए जो संसाधन है उनसे उनका सीधा संबंध होता है। जब देखिए प्रकृति से कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, जब हम उसका रूप बदल देते हैं और उस वस्तु को मूल्यवान बना देते हैं तो उसे कहा जाता है द्वितीय क्रियाएं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे हम? द्वितीय क्रियाएं पढ़ेंगे। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है द्वितीय क्रियाएं। और देखिए बच्चों, द्वितीय क्रियाएं होती क्या है? इसके अंदर देखिए एक चित्र भी दिखाया गया है एक उद्योग का। अर्थात यहां पर कच्चा जो माल प्राप्त हुआ था उस कच्चे माल से विभिन्न प्रकार के औजार और मशीनें बनाने वाला जो चित्र आपको दिखाया गया है। तो बच्चों, पहले हम द्वितीय क्रियाओं का क्या समझेंगे? अर्थ को समझेंगे। प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल। किसकी बात कर रहे हैं हम? कच्चे माल। कहां से प्राप्त हो रहा है? प्रकृति से प्राप्त हो रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। को जब मनुष्य अपना कौशल, ज्ञान एवं श्रम लगाकर नए उपयोगी उत्पाद में बदल देता है तो इसे द्वितीय क्रिया कहा जाता है। तो देखिए बदलने वाला कौन है बच्चों? मानव। मानव किससे बदल रहा है? अपना कौशल। कौशल क्या होता है? दक्षता को हम क्या कह देते हैं? कौशल। उसके साथ साथ देखिए मानव के अंदर क्या है? ज्ञान। ज्ञान यानी तकनीकी। उसके आधार पर देखिए चीजों का रूप बदल देता है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं और उन्हीं को हम क्या नाम देते हैं बच्चों? द्वितीय क्रियाएं कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए इसमें द्वितीय क्रियाओं के कारण या प्रकृति से जो चीजें प्राप्त हुई हैं उसका रूप बदलने से उनका मूल्य बढ़ जाता है। तो मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको। देखिए एक तो होता है प्रकृति से प्राप्त हमारे पास गन्ना, और गन्ने को देखिए हम किस में बदल देते हैं? चीनी में बदल देते हैं, तो चीनी का मूल्य बढ़ जाता है। तो बच्चों, गन्ना महंगा है या चीनी महंगी है? आप खुद भी इस चीज को जान सकते हैं। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देखिए मूल्य बढ़ने का। जैसे हम खेतों के अंदर देखिए प्राकृतिक रूप से किसका उत्पादन करते हैं? कपास। जैसे गेहूं, तो कपास से क्या बना दिया जाता है? वस्त्र बना दिए जाते हैं बच्चों। तो वस्त्र महंगे होते हैं या कपास? तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। वस्त्र यानी सूती वस्त्र उद्योग में देखिए वस्त्रों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। इसी तरह देखिए गेहूं, और गेहूं से बनाए गए क्या हैं? बिस्किट बनाए गए हैं। तो गेहूं महंगा है या बिस्किट? तो बच्चों, आप इस तरह से जान सकते हैं दोनों चीजों में अंतर। एक तरफ प्राथमिक क्रियाएं और दूसरी ओर द्वितीय क्रियाएं। और देखते हैं बच्चों, देखिए अपने इसके अंदर द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि यहां देखिए प्रोसेसिंग के अंदर
या हम कहें औद्योगिकरण के अंदर यदि हम बात करें तो उसके अंदर उनकी क्या बढ़ जाती है, लागत बढ़ जाती है। और लागत बढ़ने के कारण ही किसमें वृद्धि होती है बच्चों, मूल्य में वृद्धि होती है। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बना देता है। कौन बना देता है, द्वितीय क्रियाएं उसे क्या बना देती हैं, मूल्यवान बना देती हैं बच्चों। इस तरह से देखिए। और देखिए बच्चों, खदानों से प्राप्त लौह अयस्क, ये क्या है, एक खनिज है जिसके अंदर किसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है, लोहे की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसलिए कहा जाता है लौह अयस्क का हम प्रत्यक्ष उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हम देखिए काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि ये तो क्या है बच्चों, एक खनिज है। और आगे देखिए, परंतु अयस्क से इस्पात बनाने के बाद यह मूल्यवान हो जाता है। अब सीधा सा है, देखिए हमारे पास क्या था, ये लौह अयस्क, और अयस्क को किस में बदल दिया हमने, इस्पात में बदल दिया। किस में बदल दिया बच्चों, लौह इस्पात में। और जैसे ही लौह इस्पात बना, अब हम विभिन्न प्रकार के औजार, मशीनें, ये सब बना लेते हैं। तो सीधा सा है, उनका मूल्य में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो द्वितीय क्रियाओं की याद रखना बच्चों, सबसे बड़ी विशेषताएं क्या है, पहली विशेषता तो उनका रूप बदलता है, और रूप बदलने से उनके मूल्य में क्या होती है बच्चों, वृद्धि होती है। और देखिए, इसका उपयोग कई प्रकार की मशीनें एवं औजार बनाने में होता है। तो बच्चों इस तरह से देखिए, ये तो हमारे पास क्या है, द्वितीय क्रियाएं। द्वितीय क्रियाओं में देखिए दो शब्द चलन में होते हैं, एक तो उद्योग और एक विनिर्माण। तो इन दोनों को देखिए हम जानेंगे, कई बार इन दोनों को हम क्या मान लेते हैं, पर्यायवाची भी मान लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं किसकी, विनिर्माण की बात करते हैं। और विनिर्माण के अंदर देखिए बच्चों, यहां पर दो शब्द हैं, एक तो है निर्माण और दूसरा है बच्चों वि। तो वि का मतलब होता पुनः निर्माण करना, यानी एक तो प्रकृति से प्राप्त हुई चीजें और फिर उसको देखिए उसका रूप बदलना। तो यहां पर देखिए सबसे पहले विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ हाथ से बनाना। तो यहां पर जो अर्थ लिया जाता है और परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है, विनिर्माण शब्द का अर्थ क्या है। तो बच्चों याद रखना, विनिर्माण शब्द का अर्थ क्या है, हाथ से बनाना। लेकिन आज विनिर्माण शब्द का प्रयोग हाथ से बनाने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, जो वस्तुएं, उनके लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि मशीनों से तैयार जो वस्तुएं होती है उनके लिए भी हम कौन से शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, विनिर्माण शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहां आप देखिए कि विभिन्न प्रकार की मशीनें दिखाई गई हैं। यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, देखिए विभिन्न प्रकार की मशीन और औजारों का क्या किया जा रहा है बच्चों, चित्र के अंदर निर्माण। तो यहाँ पर हम फिर देखते हैं आगे, विनिर्माण से आस किसी भी वस्तु के उत्पादन से है। अब देखिए यहां पर हमने एक नया रूप दे दिया, हाथ से बनाने की बजाय विनिर्माण का मतलब है किसी भी वस्तु के उत्पादन से। अब वो उत्पादन हाथ से किया जाए या मशीनों द्वारा किया जाए, इस तरह से विनिर्माण का हम प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं हस्तशिल्प। हस्तशिल्प का मतलब होता है, हस्त मानी हाथ, हस्त का मतलब क्या होता है, हाथ से बनी हुई चीजें क्या कहलाएंगे, हस्तशिल्प। कार्य से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना एवं अंतरिक्ष यान निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन को विनिर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। बच्चों याद रखना, इसमें मैंने कई एग्जाम्पल लिए हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, छोटे से छोटे। देखिए यदि हम बात करें जैसे कंप्यूटर के विभिन्न घटक, और बड़े से बड़े यदि हम बात करें लौह इस्पात उद्योग या हम प्लास्टिक उद्योग की बात करें, इन सब में देखिए वस्तुओं का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। चाहे वो हाथ से किया जाए, चाहे मशीनों से किया जाए, वस्तुओं का उत्पादन करना ही क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, विनिर्माण प्रक्रियाओं की सामान्य विशेषताएं, ये परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि विनिर्माण उद्योग की क्या विशेषताएं हैं। तो हम बात कर रहे हैं जो विनिर्माण की जो प्रोसेस है, विनिर्माण जो इंडस्ट्रीज है, उसकी हम बात करें क्या विशेषताएं होनी चाहिए सामान्यतः। तो सामान्यतः विशेषताओं में सबसे पहले एक आता है शक्ति का उपयोग। पहले तो देखिए विनिर्माण किससे होता था बच्चों, हाथ से बनाए जाते थे विभिन्न प्रकार की चीजें, लेकिन आज इसमें किसका प्रयोग किया जाने लगा, शक्ति के साधनों का प्रयोग, अर्थात अंग्रेजी में यदि हम कहें तो किसका, पावर का उपयोग, या अपनी भाषा में कहें तो देखिए विद्युत।
कोयले से देखिए निकलने वाली जो एनर्जी है उनसे भी मशीनों को चलाया जाता है, या हम कह दें कि खनिज तेल या विद्युत, इन चीज़ों को देखिए हम किस में प्रयोग करते हैं, इन विनिर्माण उद्योगों के अंदर हम इनका प्रयोग करते हैं। और देखिए बच्चों, वस्तुओं का विशाल उत्पादन, तो यहाँ पर देखिए छोटी छोटी वस्तुओं का उत्पादन हो या बड़ी बड़ी वस्तुओं का उत्पादन हो, लेकिन उत्पादन की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो, इसीलिए कौन सा शब्द काम में लिया गया, विशाल उत्पादन। तो ये कौन सी विशेषता, इसकी दूसरी विशेषता है। इसी तरह से अगली विशेषता, कारखानों में विशिष्ट श्रमिक। यहां देखिए एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है, विशिष्ट श्रमिक, जिसे कार्य करने में क्या हो, दक्ष हो, उसमें कौशल हो। देखिए हम उसे कार्य करने में क्या माने, दक्ष। वह श्रमिक जो अपने कार्य में क्या हो, कुशल हो, ट्रेंड हो, उसी को कहा जाता है दक्ष या कौशल युक्त श्रमिक कहा जाता है। और उसी के लिए हमने एक शब्द काम में लिया है, विशिष्ट श्रमिक। अगली विशेषता देखिए बच्चों, देखिए विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन एवं मशीनरी के द्वारा या पुराने साधनों द्वारा किया जाता है। दो बातें कही हैं, या तो देखिए आधुनिक शक्ति के साधन हो सके, और दूसरी बात देखिए इसके अंदर किसकी कही गई है, वो है मशीनरी। या देखिए कैसे हो, पुराने साधनों का प्रयोग किया, यानी ये कह सकते हैं कि जो आज जो नवीन देखिए हमारे पास मशीनें हैं, औजार हैं, साधन हैं, उनका प्रयोग भी किया जाता है। और परंपरागत रूप से देखिए जो ट्रेडिशनल जो औजार जो हम काम में लेते हैं, उनका भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये विशेषताएं किसकी थी, विनिर्माण प्रक्रिया की विशेषताएं। बच्चों याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, शॉर्ट में याद रखना, शक्ति है, उत्पादन है, श्रमिक है, और उसके बाद परंपरागत और गैर परंपरागत यानी आधुनिक शक्ति के साधनों का प्रयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए बच्चों, आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं। अब यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, आधुनिक, क्योंकि दो तरह की बातें की थी हमने, एक तो परंपरागत और एक आधुनिक। तो हम विनिर्माण उद्योग को कौन से को यहां पर काम में ले रहे हैं, वो है हमारे पास आधुनिक। और आधुनिक में भी हमने छोटी छोटी इंडस्ट्रीज नहीं लिए, बड़े बड़े उद्योगों को लिया है बच्चों। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी कुछ विशेषताएं देखेंगे, किसके संदर्भ में देखेंगे, विनिर्माण के संदर्भ में देखेंगे। और यहां यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो विशेषता है अपने पास बच्चों कौन सी है, कौशल का विशिष्टीकरण। बहुत ही अच्छी बात कही है, कौशल। कौशल का मतलब होता क्या है, अपने कार्य में दक्ष होना, अपने कार्य में क्या होना, दक्ष होना, अर्थात उसके अंदर दक्षता पाई जाना। जैसे कोई श्रमिक इलेक्ट्रिशियन का काम करता है तो उस कार्य के अंदर क्या होना चाहिए, दक्ष। और दक्ष के लिए कौन सा शब्द काम में लिया जाता है, कौशल, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है स्किल भी कहा जाता है। उसमें क्या होना चाहिए, विशिष्टीकरण होना चाहिए बच्चों, यानी उसका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होते हैं, एक ही व्यक्ति सारे काम नहीं करता है। बड़ी इंडस्ट्री जैसे मोटरयान उद्योग को ले हम, तो टायर बनाने का काम अलग होता है और उसके श्रमिक भी अलग होते हैं। उसके अलावा जो बुलेट होते हैं उनको देखिए टाइट करने के लिए अलग लोग होते हैं, मशीनरी को फिट करने वाले लोग अलग होते हैं, इंजन का देखिए कार्य बनाने वाले अलग होते हैं। यानी सारे पार्ट अलग अलग तरह से फिर बाद में उनको एक जगह जोड़ा जाता है, असेंबल किया जाता है। तो इस तरह से वो सारे लोग अपने अपने कार्य में क्या होते हैं, दक्ष होते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उनके अपने कार्यों में क्या पाई जाती है, दक्षता पाई जाती है। और दक्षता को ही क्या कहते हैं बच्चों, विशिष्टीकरण कहते हैं। तो पहली देखिए यदि हम बात करें विशेषता कौन सी आती है, उनके कार्यों में क्या हो, दक्षताएं हो, विशिष्टताएं हो, और उसी चीज को हमने लिखा है कौशल का विशिष्टीकरण। अब देखिए, शिल्प तरीके से कारखाने में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है जो कि आदेशानुसार बनाया जाता है, अतः इसकी लागत अधिक आती है। अगर हम थोड़ा थोड़ा सामान का उत्पादन करते हैं तो लागत क्या बढ़ जाती है बच्चों, यानी हम एक तरह से हम कहते हैं कम उत्पादन और लागत अधिक, यानी लागत बढ़ जाती है। जबकि अधिक उत्पादन का संबंध बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान से है। तो देखिए यहां पर सीधा सा है, पैमाना कौन सा माना गया, बड़े पैमाने पर उत्पादन होना, जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का
कार्य करता है। ये बात कहिए, कारीगर जो श्रमिक है, जो वहां पर काम कर रहा है, जो कुशल जो कार्मिक है, वो जो काम कर रहा है वो अपने कार्य में क्या होता है बच्चों, दक्ष होता है। और एक व्यक्ति एक ही प्रकार के कार्य करता है, सभी प्रकार के कार्य नहीं करता है। तो आगे देखिए बच्चों, इसके अंदर दूसरी देखिए प्रभावित करने वाले कारकों में आता है यंत्रीकरण। यंत्रीकरण को देखिए हम किससे जोड़ते हैं, मशीन से जोड़ते हैं, या हम कह सकते हैं मशीनीकरण। तो बड़े बड़े उद्योग हो कि यदि हम बात करें तो उनमें मशीनों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है और उनमें भी आधुनिक मशीनों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो इस तरह से देखिए यंत्रीकरण का तात्पर्य, यंत्रीकरण से तात्पर्य है किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना, यानी कोई भी किसी भी प्रकार का उत्पादन के अंदर किसका प्रयोग करना, मानव श्रम की जगह स्वचालित मशीनों का अधिक उपयोग करना ही क्या कहलाता है, यंत्रीकरण कहलाता है। अर्थात मशीनों का प्रयोग अधिक पाया जाता है, ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। और आगे देखिए बच्चों, स्वचालित निर्माण प्रक्रिया के दौरान मानव की सोच को सम्मिलित किए बिना कार्य यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है। यानी स्वचालित, जिन्हें हम कहते हैं ऑटोमेटिक मशीनें, जो अपने आप ही चलती हैं, अपने आप ही देखिए अपने कार्यों को क्या कर लेती हैं, विभाजित भी कर लेती हैं, और जो कार्य किया जाता है उसकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग उन कार्यों को क्या करती हैं, संपादित करती हैं। तो बड़ी बड़ी यदि हम बात करें विनिर्माण इंडस्ट्रीज की, उद्योगों की यदि बात करें, उनमें ज्यादातर मशीनें कैसी होती हैं, स्वचालित होती हैं, यानी कंप्यूटराइज्ड मशीनों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। इसी तरह से हम अगली विशेषता देखते हैं जो इसको प्रभावित करती है, वो आती है नंबर 3, प्रौद्योगिकी नवाचार। यानी प्रौद्योगिकी को एक शब्द और काम में ले लेते हैं हम, तकनीक। क्या कहते हैं बच्चों, टेक्नोलॉजी या तकनीक। तो देखिए नई नई तकनीकी का प्रयोग करना, किसके अंदर, इंडस्ट्रीज में प्रयोग करना, और वही क्या कहलाते हैं, हमारे नवाचार कहलाते हैं। और जितने ज्यादा नवाचारों का प्रयोग करेंगे, या बच्चों हम ऐसे सोचें कि जितनी नई नई देखिए तकनीकी का प्रयोग यदि हम औद्योगिक क्षेत्र में करेंगे तो हमारी उत्पादन लागत कम होगी, और दूसरा देखिए उत्पादन ज्यादा होगा, लागत कम उत्पादन अधिक। ये किसके कारण होगा, नवाचार के कारण ही संभव है। देखिए प्रौद्योगिक नवाचार, शोध, शोध को बच्चों कहा जाता है अनुसंधान एवं विकास मान युक्तियों, युक्तियों यानी उपकरण, युक्तियां क्या होती है यहां पर, उपकरण के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों के निस्तारण एवं अदक्षता को समाप्त करने तथा प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करने का महत्वपूर्ण पहलू है। तो नवाचार के अंदर देखिए जो हम रिसर्च कर रहे हैं यहां पर किन क्षेत्रों में ज्यादा की जाती है, दोबारा से देखिए बच्चों मैं आपको बताता हूं, सीधा सा है, एक तो किसको नियंत्रित करने के लिए, गुणवत्ता, यानी सामान का जो उत्पादन किया जा रहा है उसमें क्वालिटी लाना। दूसरा देखिए जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनका निस्तारण सही ढंग से हो, कि या तो देखिए हम गंदे नालों के माध्यम से नालियों के अंदर बहा देते हैं, या नदियों के अंदर, या देखिए भूमि पर कहीं इन कचरे को डाल दिया जाता है, जिससे बंजर भूमि की समस्या और प्रदूषण की समस्याएं, अगर हम अपशिष्टों का सही ढंग से निस्तारण नहीं करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं डेवलप होने लग जाती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण पर क्या डालती हैं, एक तरह से देखिए दुष्प्रभाव डालती है वो। और देखिए यहां पर लिखा हुआ है, देखिए जो श्रमिकों में क्षमताएं नहीं है उनमें क्षमताएं विकसित करना, उनके लिए भी नवाचार करना, और उसके अलावा अंत में दे रखा प्रदूषण। प्रदूषण देखिए कम से कम हो, उसके विरुद्ध देखिए यदि हम बात करें, जो हम संघर्ष करते हैं प्रदूषण के साथ, नई नई टेक्नोलॉजी काम में लेंगे तो देखिए प्रदूषण रहित देखिए हम इंडस्ट्रीज डेवलप कर सकते हैं। इस तरह से ये था हमारे पास नवाचार। अब अगले बिंदु पर चलते हैं बच्चों, जो अगला बिंदु आता है अपने नंबर 4, अनियमित भौगोलिक वितरण। बहुत बड़ी बात है। देखिए भौगोलिक दृष्टि से यदि देखें संपूर्ण पृथ्वी पर उद्योगों का वितरण समान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विभिन्न प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं, जैसे पर्वत, पठार और मैदान। तो मानव जहां सबसे ज्यादा निवास करेगा और मानव जहां निवास करेगा वहां श्रम उपलब्ध हो जाएगा,
और वहां पर पानी की उपलब्धता भी हो जाती है, परिवहन के साधन भी उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कारक होते हैं जिनके कारण देखिए उद्योगों का हम वितरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इनमें जो कारक लिए हैं, कौन से लिए? भौगोलिक। देखिए आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण कुछ ही स्थानों में सीमित है, यानी कहने का मतलब है बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है उनका जो समूहन पाया जाता है एक ही जगह ज्यादा से ज्यादा पाया जाता है। और ऐसा क्यों? विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से कम भूभाग पर इनका विस्तार है। तो यह परीक्षा में पूछा जा सकता है बच्चों। और क्या पूछा जाएगा? भौगोलिक वितरण के आधार पर बताइए कितने प्रतिशत क्षेत्र पर औद्योगिकरण हुआ है। तो आप याद रखना बच्चों, कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पाई जाती है? 10% क्षेत्र पर इनका वितरण पाया जाता है। और यह वितरण भी देखिए समान नहीं है। कैसा पाया जाता है? असमान पाया जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, देखिए 5वें नंबर पर संगठनात्मक ढांचा एवं स्त्रीकरण। यहां देखिए एक बहुत ही अच्छी बात कही है, संगठनात्मक ढांचा, ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है। संगठन की यदि हम बात करें, मानवीय और भौतिक संसाधनों का एक व्यवस्थित रूप ही बच्चों क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। और यहां सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है कौन से संसाधन पर दिया गया है? मानवीय संसाधन पर। देखिए किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम? मानवीय संसाधन, इसके ऊपर देखिए जोर दिया गया इसके अंदर। और इसी के लिए देखिए बताया गया है इसका स्तरीकरण पाया जाता है। कौन से? बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सबसे ऊपर देखिए जो बैठता है कंपनी का या कोई भी इंडस्ट्रीज का, देखिए CEO बैठता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सबसे ऊपर बैठता है। उसके बाद आता है मध्यम स्तर, और मध्यम स्तर पर देखिए जो बैठता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठते हैं, विभागाध्यक्ष। और सबसे जो नीचे का स्तर होता है निम्न स्तर, वहां पर हमारे इंडस्ट्रीज में काम करने वाले क्या होते हैं? वर्कर होते हैं। तो देखिए मानवीय संसाधन को 3 स्तरों पर बांटा गया है। एक स्तर तो कहलाता है बच्चों उच्च स्तर, जो हमारे उद्योगों में पाया जाता है। उच्च स्तर के बाद आता है मध्यम स्तर। कौन सा स्तर है ये? मध्यम स्तर। और इसके बाद देखिए बच्चों हम देखते हैं सबसे नीचे आता है निम्न स्तर। इस तरह से देखिए यहां पर मानवीय संसाधन यानी श्रम का क्या किया गया? स्त्रीकरण या वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले उच्च स्तर, ये कौन होते हैं? किसी भी इंडस्ट्रीज के अंदर देखिए बच्चों यदि हम बात करें, ये कौन होते हैं? CEO, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। और एग्जीक्यूटिव में भी कौन से होते हैं? चीफ, जिसे हिंदी में कहते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और इनके नीचे कौन होते हैं? HOD। और इनके नीचे कौन होते हैं? जो निम्न स्तर पर काम करते हैं उन्हें कहा जाता है इंडस्ट्रीज में वर्क करने वाले वर्कर यानी कार्मिक होते हैं। इसलिए बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है बच्चों याद रखना, वहां पर श्रमिकों का या इनका देखिए क्या किया जाता है? स्त्रीकरण किया जाता है। और यही कहलाता है मानवीय संसाधनों का संगठन। और देखिए बच्चों इसके अंदर इसकी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। एक जटिल प्रौद्योगिक यंत्र है ये। तो सीधा सा परीक्षा में यदि पूछा जाए संगठन के अंदर जो संसाधनों की बात कर रहे हैं, भौतिक संसाधन जिनमें मशीनें वगैरह आती हैं, उनका क्या है? एक जटिल तंत्र है। दूसरा देखिए अत्यधिक विशिष्टीकरण। यहां पर क्या पाया जाता है? अत्यधिक विशिष्टीकरण, जो आपने यहां पर देखा। एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन करना। सीधा सा है, श्रम का भी क्या किया गया? स्त्रीकरण। श्रम का मतलब क्या है? हमारे पास मानवीय संसाधन। और मानवीय संसाधन का वर्गीकरण करने का उद्देश्य क्या था? कम लागत पर अधिक उत्पादन करना। जो व्यक्ति जिस कार्य में दक्ष है उसे उसी प्रकार के कार्य करवाना। और आगे देखिए अत्यधिक पूंजी। यह भी बहुत बड़ी बात है कि यहां किसकी आवश्यकता होती है? अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता भी होती है इन सब चीजों के लिए, क्योंकि यहां भौतिक संसाधन और यहां कौन से संसाधन? मानवीय संसाधन। दोनों को स्थापित करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। और बड़े संगठन, ये छोटे छोटे संगठन नहीं होते हैं, बहुत बड़ा क्या होता है? संगठन होता है। मानवीय और भौतिक संसाधनों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है बच्चों। उसके बाद देखिए
प्रशासकीय अधिकारी वर्ग, यहाँ हम बात करें श्रम का स्त्रीकरण, यानी प्रशासकीय अधिकारी भी होते हैं जो कौन से स्तर पर होते हैं, उच्च स्तर पर होते हैं। फिर कौन सा स्तर, मध्यम स्तर, और उसके बाद वर्कर होते हैं, कार्मिक होते हैं, कौन से स्तर पर होते हैं, निम्न स्तर पर होते हैं। इस तरह से ये था हमारा संगठनात्मक ढांचा एवं स्त्रीकरण, जो किसकी विशेषताओं में से एक था, विनिर्माण उद्योगों की विशेषताएं। देखिए जो हम देख रहे थे उनकी विशेषताओं में से एक विशेषता थी इसकी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे बड़ी बात है कि देखिए इंडस्ट्रीज सभी जगह नहीं पाई जाती है। इंडस्ट्रीज आपने देखी भी होंगी, कहीं ना कहीं विशेष क्षेत्र पर ही पाई जाती हैं। ऐसा क्यों कि सभी उद्योग देखिए बिखरे हुए क्यों हैं, वो एक ही जगह क्यों नहीं पाए जाते हैं, या सभी उद्योग एक ही जगह क्यों पाए जाते, बिखरे हुए क्यों नहीं पाए जाते। दोनों तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि उद्योग कहाँ स्थापित किया जाए ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। इस पर देखिए सबसे ज्यादा कार्य करने वाले एक जर्मन विद्वान थे जिनका नाम था एल्फ्रेड वेबर, और उनके द्वारा उद्योगों को स्थायीकरण के लिए एक त्रिभुज भी उन्होंने बनाया और बताया कि देखिए उद्योगों का स्थायीकरण किस तरह से किया जाए। तो उनकी थ्योरी भी देखिए हम उच्च स्तर पर पढ़ते हैं, एल्फ्रेड वेबर के द्वारा दी गई थ्योरी उद्योगों के स्थायीकरण से संबंधित। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम प्रमुख रूप से देखेंगे उद्योगों के स्थायीकरण को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर हैं जो उसे प्रभावित करते हैं, कहाँ उद्योग लगाना चाहिए और कहाँ उद्योग नहीं लगाना चाहिए। और उद्योग कई बार गलत स्थान यदि चयन हो जाता है तो उद्योग घाटे का सौदा हो जाता है, और अंत में देखिए घाटे के कारण उस उद्योग या इंडस्ट्रीज को क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है बच्चों। तो इस तरह से यहां पर हम जो देखेंगे उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात हमें उद्योग कहां लगाने चाहिए, ऐसे बहुत सारे कारक हैं। उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं, क्योंकि उद्योगों का उद्देश्य क्या है, सीधी सी बात है, लागत कम और लाभ क्या करना चाहते हैं, अधिक। इसीलिए उद्योगों की स्थापना उस स्थान पर की जानी चाहिए जहां पर उत्पादन लागत कम हो जाए, जहां पर क्या हो जाए, उत्पादन की लागत कम हो जाए, अर्थात दूसरे रूप में कहे लाभ देखिए बढ़ जाए और लागत कम हो जाए। उस स्थान पर देखिए उद्योगपति अपने उद्योगों की क्या करना चाहते हैं, स्थापना करना चाहते हैं, और इसके प्रभावित करने वाले कारकों को हम देखेंगे। यहां पर सबसे पहला देखिए जो कारक आता है अपने इसमें, जिसका नाम क्या है बच्चों, बाजार तक अभिगम्यता। अभिगम्यता का मतलब आने जाने में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं हो, अर्थात वहां पर किसी प्रकार की बाधाएं नहीं हो, उसी को क्या कहा गया, अभिगम्यता कहा गया है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों क्या आता है, बाजार तक अभिगम्यता, यानी जो बाजार है वहां तक देखिए आसानी से हम पहुंच सकें। और इसी के आधार पर देखिए हम यहां कुछ उद्योगों को देखेंगे। उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक उसके द्वारा उत्पादित माल, यानी जो इंडस्ट्रीज में जो माल उत्पादित किया है के लिए उपलब्ध बाजार का होना बहुत बड़ी बात है। यदि किसी देश के पास बाजार नहीं है तो वो फैक्ट्रियों में चाहे कितना ही माल उत्पादित कर ले, उसको बेचेगा कहां पर। माल की खपत के लिए, माल को बेचने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बच्चों, बाजार। और बाजार किस देश के पास होगा, उस देश के पास सबसे बड़ा बाजार होगा जिसके पास देखिए जनसंख्या ज्यादा होगी, और उस जनसंख्या के पास बहुत अधिक मात्रा में पूंजी होगी, माल को क्रय करने की शक्ति होगी, उसी को कहा जाता है बाजार। और आगे देखिए, बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग। सीधी सी बात है, जिस इंडस्ट्रीज में आपने जो वस्तु तैयार की है वहां के लोगों द्वारा उसकी क्या होनी चाहिए, मांग होनी चाहिए। वहां के निवासियों में खरीदने की क्षमता, और खरीदने की क्षमता को क्या कहा जाता है बच्चों, क्रय शक्ति। अगर जनता में देखिए कोई गरीब देश है, वहां इंडस्ट्रीज आपने लगाई लेकिन वहां खरीदने वाले हैं ही नहीं, और जब खरीदने वाले नहीं है तो देखिए यह सीधा सा संबंध है कि उन लोगों की इतनी क्रय शक्ति है ही नहीं कि उस माल को वो खरीद सके। तो इसलिए देखिए ऐसे जो उद्योग हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि जब तक बाजार में मांग नहीं होगी तो वो वस्तु देखिए बिकेगी कहाँ पर।
और आगे देखिए, दूरस्थ क्षेत्र जहां कम जनसंख्या निवास करती है छोटे बाजारों से युक्त होते हैं। जहां देखिए जनसंख्या क्या होती है, कम पाई जाती है, वहां बाजार कैसे होते हैं, छोटे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाजार का संबंध किससे होता है, जनसंख्या से। जैसे चाइना विश्व में देखिए प्रथम स्थान, भारत देखिए दूसरा स्थान। हर देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आना चाहती है, क्यों? क्योंकि उनको भारत के अंदर बहुत अधिक संभावनाएं हैं, किसकी, बाजार की। क्योंकि यहाँ इतनी ज्यादा जनसंख्या, उनकी क्रय शक्ति भी काफी पाई जाती है, तो माल की खपत आसानी से हो जाएगी। और देखिए आगे देखते हैं, इसके अंदर यूरोप, उत्तरी अमेरिका और उसके बाद जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र वृद्ध वैश्विक बाजार हैं। यहां पर देखिए इन लोगों की क्रय शक्ति काफी है, यूरोप के लोगों की, उत्तरी अमेरिका के अंदर यूएसए और जापान, और एक यहां पर हम देख रहे हैं दक्षिण का एक देश जिसका नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया। इनके अंदर देखिए बहुत बड़े बाजार पाए जाते हैं, क्योंकि इन प्रदेशों के लोगों की क्रय क्षमता क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। अर्थात इन लोगों के पास देखिए पूंजी काफी पाई जाती है, और पूंजी से ही सीधा संबंध किसका होता है, क्रय शक्ति से होता है। तो देखिए मैंने एक चित्र दिखाया है एक बहुत बड़े बाजार का, जिसके अंदर परिवहन मार्गों का रास्ता भी दिखाया गया। यानी जितना बड़ा देखिए शहरी क्षेत्र होगा, जितनी बड़ी जनसंख्या होगी, जितनी ज्यादा पूंजी होगी, वहां पर बाजार की सुविधाएं भी क्या होंगी, अधिक होंगी, और उस बाजार में उसकी मांग भी अधिक होंगी। इसलिए ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जो बाजार की मांग पर निर्भर करते हैं। तो काफी उद्योगों को कहां पर स्थापित किया जाता है, बाजार के निकट स्थापित किया जाता है, क्योंकि वो बाजार की मांग की क्या कर सकें, पूर्ति कर सकें। इसलिए इन उद्योगों को कहां पर स्थापित किया जाता है बच्चों, बाजार के निकट स्थापित किया जाता है। अब आगे देखिए दूसरा कारक देखते हैं बच्चों, कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। तो यहां हम बात किसकी कर रहे हैं, पहले तो आया था हमारे पास बाजार, और दूसरा कौन सा आता है बच्चों, कच्चा माल, रॉ मटेरियल। कच्चा माल क्या होता है, कच्चा माल देखिए जो उद्योगों में जो काम आता है माल, उसको कहा जाता है कच्चा माल। जैसे कोयला उद्योग को क्या प्रदान करेगा, शक्ति प्रदान करता है। और देखिए जैसे गन्ना, गन्ने से क्या बनाएंगे हम, चीनी बनाएंगे, तो गन्ना क्या है, कच्चा माल। इसी तरह देखिए बिस्किट जो इंडस्ट्रीज है, तो गेहूं उसके लिए क्या है, कच्चा माल। इसी तरह देखिए हम सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो कपास क्या है बच्चों, कच्चा माल। तो ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जो कच्चे माल पर आधारित होते हैं। इसका एक अर्थ और भी जान लेना बच्चों, कुछ कच्चे माल ऐसे होते हैं जो भारी होते हैं, भरकम होते हैं। जब उनसे देखिए विनिर्माण किया जाता है, रूप बदला जाता है, तो वो देखिए वजन में क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। और जब वो वजन में हल्के हो जाते हैं तो ऐसे उद्योगों को कहां स्थापित किया जाना चाहिए, कच्चे माल के पास। देखिए आप, एक तो होती है चीनी और एक गन्ना। अगर देखिए गन्ने के पास ही हम चीनी फैक्ट्री लगा देते हैं तो गन्ने के अंदर अपशिष्ट पदार्थ काफी निकलता है। यानी गन्ना होना चाहिए हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में, और उससे निर्मित जो चीनी होती है उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है गन्ने की तुलना में। तो गन्ने का देखिए यदि इंडस्ट्रीज की हम बात करें या चीनी उद्योग की बात करें तो कहां लगानी चाहिए, कच्चे माल के पास लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर अपशिष्ट पदार्थ ज्यादा, उनका निस्तारण हम वहीं पर कर सकते हैं। कहां पर, जहां कच्चा माल मिलता है, और तैयार माल को हम वहां से सीधे कहां पर ले जा सकते हैं, बाजार में, ताकि हमारी परिवहन लागत क्या हो जाती है, कम हो जाती है बच्चों। क्योंकि गन्ने को ले जाने में परिवहन लागत हमारी बढ़ जाएगी। तो यहां देखिए उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। एक तो कच्चा माल जो हमें मिल रहा है कैसा हो, सस्ता हो, और सरलता से हम परिवहन यानी उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़ी आसानी से ले जा सके। उसकी परिवहन की सुविधा हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो, या जल मार्ग का भी उपयोग हम कर लेते हैं। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटने वाले पदार्थ, मैंने सीधा सा बात की, जिन देखिए पदार्थों का वजन घटता है उन्हें कहां स्थापित किया जाता है, कच्चे माल के पास।
पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत स्थल के समीप ही स्थित हैं, जैसे इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग। ये उद्योग कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं? कच्चे माल के पास। बच्चों, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, कच्चे माल के पास कौन से उद्योग स्थापित किए जाते हैं? कच्चे माल के पास जो उद्योग स्थापित किए जाते हैं उनमें कौन सा? इस्पात, जिसे हम क्या कहते हैं? लौह इस्पात भी कहते हैं, लोहा इस्पात। उसके बाद देखिए चीनी उद्योग, और तीसरा कौन सा है? सीमेंट उद्योग। चीनी उद्योग की तो मैंने अभी बात की थी, क्योंकि गन्ना जो है वो देखिए एक तरह से कैसा है, अपशिष्ट पदार्थ ज़्यादा निकलते हैं उसके अंदर। इसी तरह से देखिए लौह अयस्क, जो खनिज जो हम निकालते हैं लोहे को, तो डायरेक्ट लोहा नहीं निकलता है, अयस्क के रूप में होता है। फिर उसको देखिए हम क्या करते हैं? रूप बदलते हैं, अर्थात उसे परिष्कृत करते हैं, और फिर उससे क्या बनाते हैं? इस्पात बनाते हैं। और इस्पात से फिर क्या बनाते हैं? विभिन्न प्रकार के औजार और मशीनों का क्या करते हैं बच्चों? निर्माण करते हैं। तो अगर हम भारत की बात करें, भारत के इस्पात उद्योग जिनमें से आपने नाम भी सुना होगा, टाटा इंडस्ट्रीज, या देखिए भारत सरकार के एक उद्योग का नाम सुना होगा जिसका नाम है इस्को। तो ये सारे कहाँ स्थापित किए गए हैं? कच्चे माल के पास ही स्थापित किए गए हैं। तो कच्चा माल काफी कुछ प्रभावित करता है। आगे देखिए बच्चों, अगला कारक देखते हैं, श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। बहुत बड़ी बात है, यहां जो बात की गई है श्रमिकों की बात की गई है। अगर देखिए हम बाजार के पास लगाएं या कच्चे माल के पास इंडस्ट्रीज लगाएं, यदि वहां श्रमिक ही नहीं है तो काम कैसे करेंगे? क्योंकि सारा काम मशीनों से तो हो ही नहीं सकता। श्रमिकों का मतलब है जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा हो और उसमें कुशल और अकुशल या अर्धकुशल श्रमिकों की संख्या भी क्या पाई जाती हो? अधिक पाई जाती हो। जब हमारे पास विभिन्न प्रकार के श्रमिक होंगे तो देखिए वहां पर श्रमिक क्या हो जाएंगे? सस्ते हो जाएंगे, और उद्योगपतियों का लाभ क्या हो जाएगा? ज्यादा, क्योंकि लागत कम और लाभ अधिक। तो उनमें से एक कारक कौन सा है? श्रमिक भी देखिए इसे प्रभावित करते हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं, उद्योगों की अवस्थिति में श्रम एक प्रमुख कारक है। बढ़ते हुए यंत्रीकरण, स्वचालन एवं औद्योगिक प्रक्रियाओं के लचीलेपन ने उद्योगों में श्रमिकों पर निर्भरता को कम किया है। बच्चों, परीक्षा में पूछा जा सकता है वर्तमान में श्रमिक देखिए जो है यहां पर इसका प्रभाव कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी जगह हमने क्या कर दिया? स्वचालित मशीनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। क्योंकि एक ही व्यक्ति देखिए विभिन्न प्रकार की मशीनों का उपयोग करके देखिए कई मानवों की जगह कार्य कर सकता है। आगे देखिए, फिर भी कुछ प्रकार के उद्योगों में अब भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कैसे श्रमिक चाहिए? कुशल श्रमिक चाहिए। कुशल का मतलब क्या होता है? अपने कार्य में क्या हो? दक्ष हो। अपने कार्यों में क्या हो? वो श्रमिक दक्ष हो। ऐसे श्रमिकों को क्या कहा जाता है बच्चों? कुशल श्रमिक कहा जाता है। तो पहला कारक हमने देखा बाजार, दूसरा हमने देखा बच्चों कच्चा माल, और तीसरा हमने देखा श्रमिक। और अब हम अगला कारक भी देखते हैं। देखिए नंबर 4 पर, शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। अब जो हमारे पास आते हैं, कौन से साधन आते हैं? शक्ति के साधन। और शक्ति के साधन से क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा जाता है कि शक्ति के साधन देखिए यदि हम बात करें तो यहां पर कौन कौन से आते हैं? पुराने समय की बात करें तो देखिए हमारे पास शक्ति का साधन क्या था? कोयला। फिर उसके बाद हमारे पास शक्ति के साधनों में आ गया खनिज तेल, खनिज तेल। और अब आधुनिक यदि हम बात करें तो शक्ति के साधनों में देखिए हम काम में लेते हैं विद्युत। किसको काम में लेने लगे? विद्युत। कई उद्योग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए न तो कच्चा माल इतना प्रभावी होता है, न बाजार होता है, न श्रम होता है। उनके लिए शक्ति के साधन काफी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम उद्योग। और परीक्षा में कई बार पूछा जाता है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए अत्यधिक आवश्यक क्या है? शक्ति के साधन। क्योंकि एल्यूमिनियम को पिघलाने के लिए उसे अत्यधिक किसकी आवश्यकता पड़ती है? ताप की आवश्यकता पड़ती है। और ताप की प्राप्ति किससे होती है? या तो कोयले से, या खनिज तेल से, या विद्युत से। इनसे किसकी प्राप्ति होती है?
ताप की प्राप्ति होती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है वे ऊर्जा के स्रोतों के समीप लगाए जाते हैं। और जैसे एक एग्जाम्पल है आपके सामने, कौन सा है? एल्यूमिनियम उद्योग। यहाँ पर एल्यूमिनियम की चद्दरें भी दिखाई गई हैं चित्र के अंदर, क्योंकि इस उद्योग को अत्यधिक शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है। तो परीक्षा में पूछा जाए एल्यूमिनियम उद्योग स्थापित किया जाएगा, बच्चों कहां स्थापित किया जाएगा? शक्ति के साधनों के पास किया जाएगा। और आगे देखिए, प्राचीन समय में कोयला प्रमुख शक्ति का साधन था, पर आजकल जल विद्युत एवं खनिज तेल भी कई उद्योगों के लिए शक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। तो देखिए, पहले किसका प्रयोग ज्यादा किया जाता था? कोयले का, फिर खनिज तेल आ गया और उसके बाद विद्युत का उपयोग किया जाता है। तो चाहे हमें देखिए शक्ति किसी भी साधन से मिले या किसी भी खनिज से प्राप्त हो, लेकिन जहां शक्ति की मात्रा की बात करें तो एल्यूमिनियम उद्योग हमें जरूर याद आ जाता है। आगे देखिए और चलते हैं नंबर 5 पर, परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता। यहां दो चीजों को बताया गया, देखिए, एक तो परिवहन और दूसरा कौन सा है? संचार। परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट के साधन, और ट्रांसपोर्ट के साधन, और देखिए ट्रांसपोर्ट के अंदर जो मार्ग है, इन दोनों चीजों को इसमें शामिल किया जाता है बच्चों। जहां देखिए ट्रांसपोर्ट के यदि मार्ग की बात करें या परिवहन के मार्गों की यदि हम बात करें तो स्थल, और स्थल के ऊपर या तो रेल मार्ग होगा या सड़क मार्ग होगा। एक होता है जल मार्ग, जल मार्ग से भी देखिए हम परिवहन करते हैं, और जितने ज्यादा देखिए ये मार्ग हमारे पास विकसित होंगे तो ये उद्योगों को प्रभावित करेंगे। एक ऐसा क्षेत्र हो जहां पर देखिए परिवहन के मार्ग और साधन दोनों ही देखिए उपलब्ध नहीं हो तो वहां इंडस्ट्रीज नहीं लगाई जाती है कई बार। तो परिवहन में सबसे ज्यादा जो काम आता है देखिए वो आता है हमारे पास रेल परिवहन। आपने देखा होगा मालगाड़ियां, गुड्स ट्रेन्स जो होती हैं, जो माल को लाती और ले जाती हैं, ये औद्योगिक क्षेत्रों से होकर गुजारी जाती हैं ताकि माल को हम बाजार तक आसानी से पहुंचा सकें। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर सबसे पहले परिवहन की बात करें, कच्चे माल को कारखानों तक लाने के लिए और परिष्कृत सामग्री को बाजार तक पहुंचाने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं औद्योगिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है। दो स्रोत हैं बच्चों अपने पास, याद रखना, एक तो कच्चा माल और दूसरा क्या है हमारे पास? बाजार। दो चीजें होती है, एक तो क्या है हमारे पास? कच्चा माल। कच्चा माल का मतलब जहां ये खनिज पाए जाते हैं। दूसरा देखिए हमारे पास होता है बाजार। इन दोनों के बीच में परिवहन मार्ग जितने ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा देखिए सुविधाएं होंगी, हम उद्योगों को देखिए स्थापित करने में उतनी ही सहूलियत होगी। तो इस तरह से देखिए कच्चा माल और बाजार दोनों की कनेक्टिविटी के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? परिवहन मार्गों या परिवहन साधनों की आवश्यकता पड़ती है। और देखिए हम आगे देखते हैं, परिवहन लागत किसी औद्योगिक इकाई की अवस्थिति को निश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक है। और परिवहन लागत पर जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वेबर ने देखिए न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत भी दिया था, और उन्होंने कहा था कि परिवहन जो लागत है वो न्यूनतम होनी चाहिए ताकि आपका लाभ क्या हो जाए? अधिकतम हो जाए। और आगे देखिए, पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण सदैव इन क्षेत्रों में उद्योगों का संकेंद्रण हुआ है। कौन कौन से क्षेत्रों की बात कर रहे हैं बच्चों? पश्चिमी यूरोप के देश और उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में एक महत्वपूर्ण देश आता है यूएसए और कनाडा, दो ही हैं। और पश्चिमी यूरोप की यदि हम बात करें तो यहां पर देखिए फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, इस तरह के देखिए जो देश हैं इनमें परिवहन का जाल पाया जाता है इन विकसित देशों के अंदर, और परिवहन मार्गों के कारण ही यहां पर औद्योगिक क्षेत्र क्या हुए? विकसित हुए। दूसरा देखिए आता अपने इसके अंदर संचार, इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन या संप्रेषण। संचार के अंदर देखिए हमारे साधनों की बात करें जैसे टेलीफोन, टेलीफोन के अलावा आज यदि हम बात करें मोबाइल के अंदर भी यदि आज बात करें हम इंटरनेट,
इस तरह की जहां सुविधाएं देखिए जो पाई जाती हैं, उन सुविधाओं के कारण भी औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित होते हैं। जैसा कि एक चित्र में दिखाया गया है, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को जोड़ते हुए देखिए किसके माध्यम से, संचार के माध्यम से। जिन क्षेत्रों में संचार की सुविधाएं अत्यधिक पाई जाती है, उन क्षेत्रों में भी क्या होता है बच्चों, औद्योगिकरण प्रभावित होता है। उन क्षेत्रों में भी इंडस्ट्रीज लगाई जाती है, क्योंकि बिना कनेक्टिविटी के देखिए हम बाजार और कच्चे माल से संपर्क कर ही नहीं पाते हैं। तो परिवहन और संचार दोनों के आधार पर देखिए हमारी इंडस्ट्रीज क्या होती है, प्रभावित होती है। अगला कारक देखिए, समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता या उद्योगों के मध्य संबंध। यहां बात आती है उद्योगों के मध्य। दो विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं, एक उद्योग ए और दूसरा उद्योग है बच्चों बी। इन उद्योगों के बीच में भी संबंध होना चाहिए। जैसे आप देखिए, एक हम देखते हैं मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग में इंजन बना दिया जाता है, उसकी बॉडी तैयार की जाती है, लेकिन वहां टायर नहीं बनते हैं उसके। अब टायर के लिए तो उसे दूसरे उद्योग से देखिए, जो टायर उद्योग है उससे टायर खरीदने पड़ेंगे और फिर उसमें लगाए जाएंगे। अगर टायर उद्योग यानी कहीं दूर लगा हुआ है और मोटर गाड़ी उद्योग कहीं और है और दोनों में किसी प्रकार का संबंध नहीं है, तो देखिए हमारी कार तैयार नहीं हो सकती। इसलिए देखिए एक उद्योग से दूसरे उद्योग जो उसके पूरक उद्योग होते हैं, उनमें भी क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए और वो आसपास ही होने चाहिए। तो ये चीज भी प्रभावित करती है। इसी क्रिया को कहा जाता है उद्योगों का समूहन यानी केंद्रीकरण भी कहा जाता है। तो यहां देखिए प्रधान उद्योग की समीपता से अनेक उद्योग लाभान्वित होते हैं। प्रधान यानी बड़े उद्योग जो होता है, जैसे लौह इस्पात उद्योग। अब लौह इस्पात उद्योग के आसपास अनेक छोटे छोटे उद्योग लगाए जा सकते हैं जो लौह इस्पात पर आधारित है। विभिन्न प्रकार के औजार और मशीनों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उन उद्योगों को उसके आसपास स्थापित किया जाता है। ये लाभ समूहन अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत हो जाते हैं। विभिन्न उद्योगों के मध्य पाई जाने वाली श्रृंखला से बचत की प्राप्ति होती है। यदि ये सारे उद्योग समूह में पाए जाते हैं, एक बड़ा उद्योग और उसके पास छोटे छोटे उद्योग, तो देखिए छोटे छोटे उद्योग बड़े उद्योग से आसानी से देखिए परिवहन कर सकते हैं और अपनी लागत को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। इस तरह से उद्योगों का जो देखिए समूहन होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है समूहन अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। तो बच्चों ये याद रखना, ये समूहन अर्थव्यवस्था या उद्योगों का केंद्रीकरण भी देखिए उद्योगों के स्थायीकरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। और अब अगला कारक देखते हैं बच्चों, जो आता है सरकारी नीति। अलग अलग देश की अलग अलग नीतियां होती हैं। कई देखिए देशों के अंदर ऐसी नीतियां, हार्ड नीतियां होती हैं जिसके कारण बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती है वहां पर उद्योगों का स्थायीकरण नहीं करती हैं। कुछ राष्ट्र देखिए अपनी औद्योगिक नीति को काफ़ी लचीली बना लेते हैं और बाहर से आने वाले उद्योगों को स्थापित करने में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, उनको विभिन्न प्रकार की सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो देखिए जैसी सरकार की नीतियां होंगी उसी प्रकार से उद्योगों का क्या होगा, स्थायीकरण होगा। इस तरह से बच्चों उद्योगों के स्थायीकरण को देखिए प्रभावित करने वाला अंतिम जो कारक आता है कौन सा है, सरकारी नीति। और सरकारी नीति के अंदर देखिए संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है। प्रादेशिक नीति यानी उसके राज्यों के अनुसार नीतियां बनाई जाती हैं। जैसे आप देखेंगे गुजरात में काफी औद्योगिकरण हुआ है बाकी दूसरे राज्यों की तुलना में। इसी तरह महाराष्ट्र में भी औद्योगिकरण हुआ क्योंकि वहां की सरकार की नीति ने कौन सी नीति अपनाई, लचीलेपन की नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है। तो वो अपने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर देखिए उद्योगों की क्या करवा लेते हैं, स्थापना करवा दी जाती है। तो इस तरह से आपने काफी कारक देखे जो उद्योगों के स्थायीकरण को क्या करते हैं बच्चों, प्रभावित करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं देखिए और आगे अपने से देखते हैं विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण यदि हमें करना है तो कोई एक आधार नहीं है, उद्योगों के वर्गीकरण के अनेक आधार हैं और अपनी पाठ्य पुस्तक में भी उद्योगों के वर्गीकरण कई प्रकार से किए गए हैं। हम एक एक करके एक एक वर्गीकरण को क्या करेंगे,
पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये वर्गीकरण किया जा रहा है इसका आधार क्या है। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, उनके आकार। आकार कैसा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, या मध्यम आकार हो सकता है, आकार। दूसरा देखिए कच्चा माल। कच्चा माल यदि कृषि से प्राप्त हो रहा है तो कृषि आधारित उद्योग, अगर कच्चा माल रसायनों से प्राप्त हो रहा है तो रासायनिक उद्योग, कच्चा माल खनिज के रूप में प्राप्त हो रहा है तो खनिज पर आधारित उद्योग। इस तरह से देखिए हम कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का क्या करते हैं, वर्गीकरण कर देंगे। उसके बाद देखिए उत्पाद एवं, अगला कौन सा, उत्पाद। उत्पाद के आधार पर भी देखिए वर्गीकृत अपने इसके अंदर किया गया है, जैसे आधारभूत उद्योग या देखिए हम उपभोक्ता उद्योग। इस तरह से इसको क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। और अगला जो दिया गया है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का अर्थ होता है ओनर यानी मालिक। इसके अंदर या तो निजी क्षेत्र का हो सकता है या सरकार का हो सकता है, या निजी और सरकार दोनों मिलकर भी देखिए क्या कर सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए हम कितने आधार पर देखिए वर्गीकरण करेंगे। नंबर 1 आकार, नंबर 2 कच्चा माल, नंबर 3 उत्पाद, और नंबर 4 कौन सा आता है, स्वामित्व के आधार पर। तो बच्चों याद रखना कितने प्रकार से उद्योगों का वर्गीकरण करेंगे, हम 4 आधार पर वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, आकार के आधार पर वर्गीकरण को पढ़ेंगे। अब आकार के आधार की बच्चों जब बात आती है तो छोटे उद्योग, बड़े उद्योग और मध्यम प्रकार के उद्योग। तो यहां हम जो वर्गीकरण देख रहे हैं आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। अब आकार में देखिए हम किन चीजों को शामिल करते हैं। तो बच्चों याद रखना जब आकार की बात आती है और आकार के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो इसमें किस किस को शामिल करते हैं, निवेश पूंजी को शामिल करते हैं बच्चों। किसको शामिल करते हैं, पूंजी को शामिल करते हैं। दूसरे नंबर किसको शामिल करते हैं, श्रम को शामिल करते हैं। और तीसरे नंबर पर बच्चों हम किसको शामिल करते हैं, उत्पादन को। इन 3 चीजों के आधार पर हम देखिए उद्योगों के आकार को क्या करते हैं, यहां पर बतलाते हैं। यदि देखिए पूंजी कम लगती है और श्रमिक कम काम करते हैं और उत्पादन भी कम होता है तो छोटे आधार का उद्योग, और ऐसे उद्योगों को हम नाम क्या देते हैं, घरेलू उद्योग या कुटीर उद्योग कह देते हैं। यदि देखिए पूंजी की मात्रा ज्यादा यानी निवेश पूंजी की मात्रा क्या होती है, बढ़ा दी जाती है, और श्रमिकों की संख्या भी देखिए लगभग 50 से 100 तक जैसे हम कर देते हैं या और भी ज्यादा कर देते हैं। और उत्पादन की मात्रा भी देखिए क्या हो जाती है, जब श्रमिक ज्यादा होंगे तो सीधा सा है देखिए उत्पादन भी क्या होगा बच्चों, अधिक होगा। और जब उत्पादन भी देखिए अधिक होगा तो देखिए उद्योग का आकार क्या हो जाएगा, उद्योग का आकार बदल जाएगा, और उद्योग का आकार जिसे हम कहते हैं मध्यम प्रकार के उद्योग। और यदि देखिए बहुत अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता हो जिन उद्योगों में, और जिनमें श्रमिक भी देखिए हजारों की संख्याओं में काम करें और श्रमिकों का भी विशिष्टीकरण हो, अर्थात जैसे मैंने आपको बताया था स्त्रीकरण हो, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, और इस तरह से देखिए श्रमिक हो और जिनमें बहुत बड़े लेवल पर उत्पादन किया जाता हो, ऐसे उद्योगों को वृहत उद्योग कहते हैं या बड़े पैमाने के उद्योग भी कहा जाता है। तो बच्चों आकार के आधार पर पूछा जाए तो आकार में कितनी चीजों को शामिल किया गया, पूंजी, श्रम और उत्पादन को शामिल किया गया है। और इन 3 चीजों को आधार पर देखिए 3 प्रकार के उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है जो अपनी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। पहला आता है कुटीर या घरेलू उद्योग, दूसरे नंबर पर आता है छोटे पैमाने के उद्योग, और तीसरे नंबर पर आता है बड़े पैमाने के उद्योग। इस उद्योग को कई बार देखिए हम लघु उद्योग भी कह देते हैं। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृहत उद्योग। कितने भागों में बांटते हैं हम, 3, कुटीर, लघु और वृहत उद्योग। और अपनी जो किताब में दे रखा है कुटीर छोटे पैमाने और बड़े पैमाने। पैमाने का आधार क्या है, पैमाने का आधार ये 3 चीजें हैं सामान्यतः, एक तो पूंजी, श्रम और उत्पादन। अब एक एक कर को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कुटीर उद्योग क्या होते हैं बच्चों। तो बात करते हैं देखिए कुटीर उद्योग की।
कुटीर उद्योग को क्या कहा जाता है? घरेलू उद्योग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि घर पर ही लोग देखिए छोटे छोटे कार्य को संपादित करते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है घरेलू या कुटीर उद्योग। अर्थात यहाँ परिवार के लोग ही कार्य करते हैं। जो प्रकृति से चीजें प्राप्त होती है उनका रूप बदलकर बाजार में भेजने का कार्य किया जाता है। तो देखिए बच्चों, यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। परीक्षा में पूछा जाता है सबसे छोटी इकाई कुटीर उद्योग। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते, शिल्पकार देखिए जो हाथ से काम करते हैं उनको क्या कहा जाता है? शिल्पकार कहा जाता है। एवं साधारण औजारों द्वारा, औजार भी कैसे होते हैं? उनके जो घर पे होते हैं साधारण तो वही औजार, कोई मशीनें वगैरह टेक्नोलॉजी नहीं होती है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं का ज्यादा निर्माण करते हैं। तैयार माल का या तो वे स्वयं उपभोग करते हैं या इससे स्थानीय गांव के बाजार में विक्रय कर देते हैं। या तो वो चीजें बनाते हैं अपने परिवार के लिए, या परिवार के लिए नहीं बनाते हैं, बच जाती हैं वो चीजें अपने आसपास के गांव के या स्थानीय बाजार में क्या कर देते हैं? उन चीजों को बेच देते हैं। यहां देखिए एक चित्र आप देख रहे हैं। इस चित्र में देखिए एक शिल्पकार द्वारा विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का निर्माण किया गया है। और ये जो मिट्टी के जो नीचे आप पोट देख रहे हैं, बर्तन जो देख रहे हैं, ये देखिए कुछ तो अपने घर में काम ले दिए जाते हैं और कुछ गांवों के अंदर देखिए इनको क्या कर दिया जाता है? विक्रय कर दिया जाता है। और फिर भी बच जाते हैं तो स्थानीय बाजारों के अंदर इनका क्या कर दिया जाता है? विक्रय कर दिया जाता है। और देखिए कभी ये अपने उत्पादों की अदला बदली भी करते हैं। अदला बदली का मतलब होता है वस्तु विनिमय। किसी एक व्यक्ति को अपनी वस्तु दे देते हैं, उसके बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करना, इसको कहा जाता है वस्तु विनिमय। पूंजी एवं परिवहन इन उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करते, क्योंकि ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं है और परिवहन साधनों की भी कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। और देखिए क्योंकि इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है। सबसे बड़ी बात है, इनका व्यापारिक महत्व कम होता है, यानी जो लोग उत्पादन करते हैं वही क्या करते हैं? बेच देते हैं। एवं अधिकतर उपकरण स्थानीय लोगों द्वारा निर्मित होते हैं। दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, किन चीजों का उत्पादन करते हैं? दैनिक जीवन में खाने की चीजें आती हैं। देखिए हमारे दूसरी ओर देखिए कपड़ा, और उसके अलावा चटाइयाँ, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते एवं लघु मूर्तियाँ, ये देखिए किस में आती है? हमारे कुटीर उद्योग में आते हैं। जो एग्जाम्पल के रूप में आप बता भी सकते हो, जो स्थानीय लोगों द्वारा उत्पादन किया जाता है और स्थानीय क्षेत्र में ही क्या करते हैं? वो इन्हें बेच देते हैं। आगे चलते हैं। देखिए इसके अतिरिक्त पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन, ईंट, चमड़े से कई प्रकार का सामान बनाया जाता है। चमड़े की विभिन्न प्रकार की वस्तु भी बना देते हैं। जैसे गांवों के चलन में होती है जूतियां, जिसे राजस्थानी भाषा में मोचड़ी भी कहा जाता है। और देखिए सुनार, सोना, चांदी एवं तांबे से आभूषण बनाता है। कुछ शिल्प की वस्तुएं बांस एवं स्थानीय वन से प्राप्त लकड़ी से बनाई जाती हैं, यानी लकड़ी के खिलौने, बांस से विभिन्न प्रकार की डलियाओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, जैसे कि यहाँ बनाए जा, या आजकल देखिए घरों के अंदर सजावट के रूप में भी काम में लिए जाते हैं। बांस और बांस से देखिए विभिन्न प्रकार के क्या बना दिए जाते हैं? सजावट की वस्तुएं भी बना दी जाती है। इस तरह से देखिए अब हम चलते हैं बच्चों दूसरे प्रकार के उद्योग जो इनसे थोड़े क्या हैं? बड़े होते हैं, जहां पूंजी ज्यादा, उत्पादन ज्यादा और श्रमिक भी ज्यादा काम करते हैं। तो देखिए छोटे पैमाने के उद्योग, जिन्हें लघु उद्योग भी कहा जाता है, यह कुटीर उद्योग से भिन्न है, अलग है भी। इसके उत्पादन की तकनीक, यहां टेक्नोलॉजी एवं निर्माण स्थल घर से बाहर। देखिए कुटीर उद्योगों में काम कहां कर रहे थे? घर पर ही, और ये कहां पर करते हैं? घर से बाहर। दोनों कुटीर उद्योगों से भिन्न होते हैं दो चीजें, एक तो टेक्नोलॉजी होती है कि निर्माण स्थल बदल जाता है, इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है एवं अर्धकुशल श्रमिक व शक्ति के साधनों
से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग भी किया जाता है। यहाँ देखिए टेक्नोलॉजी काम आई, मशीनें काम आई और शक्ति के साधन का भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। बच्चों परीक्षा में पूछा जा सकता है कुटीर उद्योग और लघु उद्योग यानी छोटे पैमाने के उद्योगों में क्या अंतर है। दोनों में आप अंतर भी कर सकते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि कुटीर उद्योगों को आपने देखा हाथ से बनने वाले, घर पर ही तैयार किए जाने वाले, ये मशीनों द्वारा और तकनीकी पर आधारित। यहाँ देखिए कुशल श्रमिक और पूंजी भी ज़्यादा पाई जाती है। इस तरह से देखिए हम और देखते हैं रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं। अगली विशेषता क्या है, यहाँ रोजगार ज़्यादा मिलता है जिससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ती है। भारत, चीन, इंडोनेशिया एवं ब्राजील इन देशों में इस प्रकार के उद्योग देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले कौन सा देश है, भारत। भारत में ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं कौन सी हैं, न तो कुटीर उद्योग है न बड़े पैमाने वाले उद्योग हैं, मध्यम आकार के अपने यहाँ यानी छोटे पैमाने के उद्योग लगे हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, लघु उद्योग कहते हैं। अब अगला देखते हैं, देखिए बड़े पैमाने के उद्योग तीसरे नंबर पर जो बहुत बड़े होते हैं जिन्हें वृत्त उद्योग भी कहा जाता है। वृत्त का मतलब जहां पूंजी निवेश अधिक, उत्पादन अधिक, श्रमिकों की संख्या अधिक, तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा और परिवहन साधनों की भी आवश्यकता अधिक होती है। यहाँ पर देखिए एक बड़ी इंडस्ट्रीज का चित्र भी दिखाया गया है, मोटर गाड़ी उद्योग। देखिए यहाँ पर बड़े पैमाने के उद्योग के लिए विशाल बाजार चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए मिनटों के हिसाब से गाड़ियाँ तैयार होती हैं। अब उन गाड़ियों को बेचने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, बाजार की आवश्यकता। बाजार भी कैसा हो, बड़ा, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल। अब देखिए एक मोटर गाड़ी उद्योग ही हम लेते हैं तो एक ही प्रकार का कच्चा माल थोड़ी चाहिए, उसके लिए विभिन्न प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। शक्ति के साधन, शक्ति के साधन हम पढ़ ही चुके हैं। कुशल श्रमिक यानी जिनको कार्य में क्या हो, दक्षता हो। विकसित प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी अधिक उत्पादन एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ये सारी विशेषताएं किसकी हैं, बड़े पैमाने के उद्योगों की विशेषताएं हैं। और आगे देखते हैं बच्चों, देखिए विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के प्रकार। तो देखिए विश्व के अंदर अनेक प्रकार के बड़े बड़े औद्योगिक प्रदेश हैं और इन प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों के अंदर बांटा गया, एक तो परंपरागत और एक आधुनिक क्षेत्र। जो परंपरागत जो क्षेत्र हैं वो देखिए विकसित क्षेत्रों में डेवलप हुए, और यदि हम बात करते हैं जो आधुनिक जो हैं वो कहां पर, विकासशील क्षेत्रों में लग रहे हैं, अब स्थापित हो रहे हैं। और इनको देखिए मैं अगले अध्याय के अंदर विस्तार से भी पढ़ाऊंगा, कुछ एग्जाम्पल लेंगे। बड़े बड़े जो उद्योग हैं, लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जिन्हें हम डिटेल से पढ़ेंगे और उनमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, सारी चीज़ों को देखेंगे। देखिए यहाँ इसी चीज़ को, एक तो परंपरागत हो गया अपने पास, और परंपरागत में देखिए परंपरागत वृत्त औद्योगिक प्रदेश जिनके समूह कुछ अधिक विकसित देशों में हैं। कहां पर मिलते हैं ये, विकसित देशों में। उच्च तकनीकी यानी प्रौद्योगिकी, उच्च प्रौद्योगिकी वाले वृत्त औद्योगिक प्रदेश जिनका विस्तार विकसित देशों में हुआ है। जो देखिए नवीन तकनीकी पर आधारित हैं वो कौन से देशों में डेवलप हो रहे हैं, विकसित देशों में। ऐसा अंतर क्यों, क्योंकि विकासशील देश जो हैं उनमें औद्योगिकरण अब जारी है और विकसित देशों में औद्योगिकरण हो चुका, उनमें उद्योग स्थापित पूर्व में हो चुके हैं। तो इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे अगली कक्षा में बच्चों। और उनके ऊपर देखिए मैं बताऊंगा आपको, एक तो लौह इस्पात उद्योग और दूसरा कौन सा बताऊंगा, सूती वस्त्र उद्योग। लेकिन उस अध्याय पर, या हम ये कह दें कि जो अगला जो वीडियो बनाएंगे उससे पहले देखिए हम कुछ शब्दावली को भी देख लेते हैं। यहाँ पर औद्योगिक प्रदेश या संकुल, यहाँ यदि आप देखिए यहाँ एक शब्द आया है औद्योगिक प्रदेश बच्चों। तो बात करते हैं ये औद्योगिक प्रदेश होता क्या है। औद्योगिक प्रदेश को क्या कहा जाता है, संकुल भी कहा जाता है बच्चों। यहाँ आप देख रहे हैं बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्री लगी है। दूर दूर तक यदि हम देखें इस चित्र में तो हमें उद्योग ही उद्योग दिखाई देते हैं। और जहाँ उद्योगों का बहुत बड़ा देखिए जमघट या जमाव या संकेंद्र पाया जाता है तो उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, औद्योगिक प्रदेश। वहाँ विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयाँ समूह के रूप में होती हैं। देखिए जब किसी क्षेत्र विशेष में एक समान अथवा एक दूसरे से अंतः संबंधित यानी ये एक दूसरे से जुड़े हुए उद्योगों का एक गुच्छ
या समूह विकसित होता है तो उसे औद्योगिक प्रदेश अथवा औद्योगिक संकुल कहा जाता है। तो ये किसकी परिभाषा होगी? औद्योगिक प्रदेश। ये छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, औद्योगिक प्रदेश या संकुल किसे कहते हैं? बहुत सारे उद्योगों का जमाव जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? औद्योगिक प्रदेश। अब देखिए बच्चों, जो औद्योगिक प्रदेश होते हैं, इन औद्योगिक प्रदेशों के चारों ओर देखिए बस्तियां भी पाई जाती हैं जहां पर श्रमिक लोग रहते हैं और पूरे दिन भर देखिए वो काम करते हैं उद्योगों में, रात को अपने घर पर आते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में देखिए अपना निवास बनाते हैं। ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है औद्योगिक बस्तियां। अब विकसित देशों में औद्योगिक बस्तियों में काफी कुछ सुधार हो गया है, लेकिन विकासशील देशों में आज भी ये औद्योगिक जो बस्तियां हैं ये विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रही होती है। जैसा कि मैंने चित्र में दिखाया गया है, यहाँ छोटे छोटे घर देखिए इन औद्योगिक बस्तियों में, और उसके अलावा देखिए विभिन्न प्रकार के कचरों के ढेर, और यहाँ देखिए जनसंख्या भी काफी कुछ अधिक पाई जाती है। और यहाँ जो वर्ग जो निवास करता है, कौन सा वर्ग होता है? ये श्रमिक वर्ग होता है जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से देखिए जूझ रहा होता है। और ऐसी बस्तियां क्या कहलाती है? औद्योगिक बस्तियां। नगरों के बाहर औद्योगिक क्षेत्रों में बसाई गई बस्तियां क्या कहलाती हैं? औद्योगिक बस्तियां कहलाती हैं। बच्चों, आज जो हम पढ़ रहे थे द्वितीय प्रकार की गतिविधि या क्रियाओं का अध्ययन कर रहे थे, और द्वितीय प्रकार की जो हमारी गतिविधि और क्रियाएं हैं, इनमें हमने जो प्रमुख रूप से इसके अंदर जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? विनिर्माण को पढ़ा है। और विनिर्माण देखिए अपने इसके अंदर विभिन्न प्रकार के उद्योगों से संबंधित होता है, जहां किसी ना किसी वस्तु का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। तो उसके अंदर हमने देखिए पढ़ा विनिर्माण को प्रभावित करने वाले कारक और विनिर्माण उद्योगों की विशेषताएं, और अंत में हमने पढ़ा विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। और आज एक ही वर्गीकरण देखा है हमने, आकार के आधार पर वर्गीकरण। तो बच्चों, अगले वीडियो के अंदर मैं और वर्गीकरण लेके आऊंगा जो अपने पाठ्यपुस्तक में दिए हुए हैं। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद बच्चों। नमस्कार सभी को।